ये कहानी है गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव गंगापुर की। रात का समय है, घना अंधेरा छाया हुआ है। गांव के सारे लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है, हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, सारे कपड़े अंदर कर लो। अरे, काफी दिनों बाद बारिश हुई है, तुम कपड़ों की बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि चलो बारिश में नहाते हैं, मजे करते हैं। गांव के लोग भी बारिश में नहाने लगते हैं, एक दूसरे पर पानी की छींटे मारते हैं, मस्ती करने लगते हैं। भाई, खेतों में सब्जियां सूख रही थी, अच्छा हुआ बारिश आ गई। भैया, सिर्फ सब्जियां ही नहीं बची, गांव में पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि भैंस भी दूध नहीं, सीधा मिल्क पाउडर दे रही थी। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगती है। ऐसी मूसलाधार बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। देखते ही देखते पानी लोगों की कमर तक आने लगता है। तूफान, बिजली का कड़कना और मूसलाधार बारिश का माहौल भयानक लगने लगता है। लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है, उनके घर गिरने लगते हैं। सबको उठाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। मदन और माधव गांव के सारे लोगों को उठाते हैं। गांव वाले पानी से बचने के लिए अपने घरों की छतों पर चले जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब पानी छतों को छूने लगता है। मदन और माधव अपने बेटों आर्यन और कबीर को लेकर छत पर बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि अब पानी छत पर भी आ जाएगा। हमें तो तैरना आता है, लेकिन आर्यन और कबीर का क्या करेंगे? पापा, मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। हे भगवान, चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चों को बचा लो। माधव और मदन रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? वैसे ही नीचे इतना पानी है, आपके आंसुओं से और पानी बढ़ेगा ही। तभी एक बादल उड़ता हुआ आता है, माधव और मदन के पास रुकता है। तुम कौन हो? मैं बादल हूँ, आप लोगों को बचाने आया हूँ। तुम्हारी बारिश की वजह से ही मेरा गांव डूबने वाला है, और कह रहे हो कि बचाने आए हो? मैं नहीं डूबा रहा, ये सब मॉन्स्टर बादल की वजह से हो रहा है। मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। आप लोग किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। हम तो तैर कर चले जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं कि तुम इन दोनों को बचा लोगे? मुझ पर भरोसा करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो इन दोनों को बचा सकता है। आर्यन, हम लोग बादल पर बैठकर चलते हैं। आर्यन और कबीर दोनों बादल पर बैठते हैं और आकाश में उड़ जाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बादल बीच में फट ना जाए। अब तुम लोग निश्चिंत रहो, मुझे अपना दोस्त मानो और मुझ पर भरोसा करो। सच्ची? मुच्ची। कबीर और आर्यन बादल पर बैठकर आकाश में उड़ रहे हैं, ऊपर से गांव का नजारा देख रहे हैं। उन्हें पूरा गंगापुर गांव दिख रहा है। सारे लोग छतों पर हैं। कबीर और आर्यन को उनके पापा दिखते हैं। अभी 2 मिनट पहले ही गांव से आए, देखो मेरे पापा कितने छोटे हो गए। हाँ, गांव के सारे लोग हमसे भी छोटे दिख रहे हैं। तभी कबीर और आर्यन देखते हैं कि सामने एक हवाई जहाज आ रहा है। भाई, ये क्या है? ये हवाई जहाज है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? पहले तो गांव से देखते थे, बहुत छोटा लगता था। तुम इसे पास से देख रहे हो, इसीलिए बड़ा लग रहा है। गांव के लोग तुम्हें दूर से दिख रहे हैं, इसीलिए छोटे लग रहे हैं। बादल एक हरे भरे जंगल के ऊपर आता है। बड़े बड़े पेड़ और झरने दिख रहे हैं। देखो, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। लगता है जैसे हम किसी घने कालीन पर चल रहे हैं। इस घने जंगल में तो शेर भी होगा ना? अगर शेर होगा भी तो हमें क्या, हम तो बादल पर बैठे हैं। बादल, मुझे भूख लगी है, खाना मिल जाएगा? हाँ, चलो, मैं तुम्हें अपनी रसोई में ले चलता हूँ, स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा।
कबीर और आर्यन बादल के साथ उसकी रसोई में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि तरह तरह के चमकते हुए खाने रखे हैं। ये क्या है? ये इंद्रधनुष की मिठाई है। वो कौन सी मिठाई है? ये मूनलाइट मिल्क शेक है। कबीर और आर्यन जी भरकर मिठाई खाते हैं और मिल्क शेक पीते हैं। वाह, क्या मिठाई है, मजा आ गया। आज तक मम्मी पापा ने भी ऐसी मिठाई नहीं खिलाई। चलो अब मैं तुम्हें सूरज का गांव दिखाता हूँ। बादल दोनों बच्चों को लेकर सूरज के गांव चला जाता है। यहाँ आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा है और छोटे छोटे सूरज के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। आर्यन और कबीर उन्हें दौड़ दौड़ कर पकड़ रहे हैं। कितना प्यारा सूरज है ना। यहाँ का आसमान देखो, कितना सुंदर लग रहा है। आर्यन और कबीर खेलते खेलते हवाओं के शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ ढेर सारे चमकीले खिलौने हवा में उड़ रहे हैं। देखो, खिलौने ही खिलौने। ये कौन सी जगह है? ये हवाओं का शहर है कबीर। यहाँ कभी कभी हवा का बहुत तेज झोंका आता है। ध्यान रखना, कहीं उड़ मत जाना। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है जो बादल और कबीर को उड़ा ले जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने पहले ही कहा था, संभल कर रहना। कबीर और आर्यन हवा के झोंके के साथ आगे आगे उड़ रहे हैं और पीछे पीछे बादल उन्हें बचाने के लिए तेजी से उड़ रहा है। आखिर में बादल दोनों को बचा लेता है। थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। इसमें थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। जब तुम दोनों को मैं अपने साथ लाया था तब मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बादल के साथ रहते रहते काफी दिन बीत गए हैं, इसलिए कबीर और आर्यन को अपने गांव और मम्मी पापा की कोई याद नहीं रही। हम दोनों के मम्मी पापा हैं? हाँ, तुम दोनों के मम्मी पापा हैं। फिर मेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरा गांव कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा गंगापुर गांव में रहते हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो प्लीज। हाँ, मुझे भी मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो। नहीं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कैसा खतरा? तुम नहीं समझोगे। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। कबीर और आर्यन के बहुत जिद करने के बाद बादल दोनों को गंगापुर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ गंगापुर पहुंचते हैं। गांव में देखते हैं कि सारे घर टूटे हुए हैं और हर जगह पानी जमा है, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो। कबीर और आर्यन अपने घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उनके पापा माधव और मदन मिलते हैं। अपने बेटों को देखकर माधव और मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? गांव की ये हालत क्यों है? बेटा, ये सब उस मॉन्स्टर बादल का किया धरा है। वो यहाँ इतनी बारिश करता है कि पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। लोगों के घर में खाने को कुछ नहीं बचता, सब कुछ पानी में बह जाता है। ये मॉन्स्टर बादल कौन है? उसके बारे में जानकर क्या करोगे? उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे रोकूंगा। पहले आप मुझे उसके बारे में बताइए। उसके बारे में मैं बताता हूँ। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ गंगापुर आए हैं। कबीर और आर्यन के पापा उन्हें मॉन्स्टर बादल की पूरी कहानी बता रहे हैं। कालसुंड नाम का एक हवा का जादूगर था जो आसमान में रहता था। वो अपनी हवा के झोंकों से खूबसूरत बादल बनाता था और गांव में बारिश हुआ करती थी। गांव वाले उसके बादलों की तारीफ करते थे और कालसुंड उनकी खुशी से खुश रहता था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके एक खास बादल का मजाक उड़ाया जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। इससे कालसुंड का दिल टूट गया। उसे लगा कि गांव वाले उसकी कला की कद्र नहीं करते। वो गुस्से में आ गया और उसने अपनी जादुई शक्तियों को छोड़ दिया। उसके गुस्से ने एक काले बादल का रूप ले लिया। उसने ठान लिया कि वो गांव को अपनी बारिश से डुबो देगा ताकि कोई भी खुशी से गंगापुर में ना रह सके।
इस तरह कालसुंड मॉन्स्टर बादल बन गया, जो गांव से बदला लेने पर तुला हुआ है। हमें इसका कोई उपाय करना ही होगा। हाँ, वरना कब तक हम गांव से दूर रहेंगे। बेटा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर बादल को नहीं रोक पाए। अगर उस मॉन्स्टर बादल से बचना है तो तुम दोनों अपने बादल दोस्त के साथ चले जाओ। हम ऐसे पूरे गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। इस मॉन्स्टर बादल का कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। उसे रोकने का एक उपाय है। बताओ ना, क्या उपाय है? जब कालसुंड अपने गरजते हुए बादलों के साथ गांव के ऊपर मंडराता है तो गांव में अंधेरा छा जाता है और लोग डर के मारे घरों में छुप जाते हैं। तभी गांव के पुराने गुफा से चमक उठती है। वहां जाकर हमें कालसुंड के बारे में पता चल सकता है। तो चलो वहाँ चलते हैं। आर्यन और कबीर कालसुंद बादल का राज जानने के लिए उस गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर जाने में डर लग रहा है। हाँ, कहीं वहाँ कालसुंद खुद तो नहीं बैठा। मैं साथ हूं ना, तुम लोग डरो मत। आर्यन, कबीर और बादल तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर से रोशनी आ रही है। ये लोग रोशनी की ओर बढ़ जाते हैं। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी परी चंद्रिका दिखती है। उसकी चमकीली पंखें हैं। हम लोग गंगापुर गांव से आए हैं। हमें कालसुंद बादल का राज जानना है। मैं उसके बारे में कोई राज नहीं जानती। फिर जब भी कालसुंड गंगापुर पर मंडराने लगता है तो इस गुफा से कैसी रोशनी निकलती है? वो मैं अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश करती थी, गंगापुर वालों को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। मैं उससे गांव वालों को नहीं बचा पाती थी। परी की बात सुनकर कबीर और आर्यन बहुत उदास हो जाते हैं। अगर कालसुंद बादल को रोकने का कोई उपाय आपको मालूम हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो वो मेरे पूरे गांव को डुबा देगा। तुम लोगों को कालसुंद बादल का राज हवाराम ही बता सकता है। ये हवाराम कौन है? हवाराम एक जादूगर है जो कालसुंद का भाई है। पहले दोनों भाई इंसानों के हित में अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कालसुंद मॉन्स्टर बन चुका है, पर हवाराम अभी भी इंसानों की मदद करता है। फिर हमें हवाराम के पास चलना चाहिए, वही कुछ बताएगा। हमें हवाराम कहाँ मिलेगा? वो अपने गांव जादुई नगर में रहता है। परी इन लोगों को हवाराम का पता देती है। कबीर, आर्यन और बादल हवाराम के घर के लिए निकल पड़ते हैं। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ जादुई नगर पहुंचते हैं। वहां कबीर और आर्यन देखते हैं कि जादुई पंख वाले जानवर हवा में उड़ रहे हैं। देखो, यहाँ तो बिल्लियों के भी पंख हैं, वो भी उड़ रही हैं। हाँ, वो देखो, यहाँ तो घर भी उड़ रहे हैं। कबीर और आर्यन जादुई नगर देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक आदमी अपने जादू से बिल्ली बन जाता है। ये जादुई नगर तो बहुत मजेदार है। हवाराम का घर खोजने के बजाय मेरा तो मन कर रहा है यहाँ घूमने का। हम लोग बाद में भी घूम लेंगे, पहले हवाराम का घर ढूंढते हैं। जादुई नगर के सारे घर लगभग एक जैसे हैं। आर्यन, कबीर और बादल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवाराम का घर कौन सा है। तभी इन्हें चौराहे पर एक बूढ़ा बैठा हुआ मिलता है। बाबा, ये पता बता दीजिए। बूढ़ा आर्यन से वो कागज लेता है जिस पर पता लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ जाना है आपको? हाँ बाबा। यहाँ से 10 कदम आगे जाओगे तो एक कुआं दिखेगा, वहां से दाएं मुड़ जाना। फिर थोड़ा चलने के बाद एक स्कूल दिखेगा, वहां से बाएं हो जाना। फिर थोड़ा और चलने के बाद एक तालाब दिखेगा, वहां से बाएं हो जाना। फिर एक घर दिखेगा। अच्छा, वो घर हवाराम का है? नहीं, वो मेरा घर है। जाओ, मेरा चश्मा लेकर आओ, फिर मैं एड्रेस पढ़कर बताऊंगा। आर्यन, कबीर और बादल उस बूढ़े के घर जाते हैं और चश्मा लेकर आते हैं। बूढ़ा एड्रेस पढ़ता है। अरे, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। क्या? तुम्हें किससे मिलना है? हमें जादूगर हवाराम से मिलना है। जादूगर हवाराम तो मैं ही हूँ, बोलो क्या बात है?
बाबा, हम लोग गंगापुर गांव से आए हैं। हाँ बाबा, हमारे ऊपर एक भारी मुसीबत आ गई है। आपके भाई कालसुन ने मॉन्स्टर बादल का रूप ले लिया है और वो हमेशा गंगापुर के ऊपर मंडराता रहता है और वो इतनी तेज बारिश करता है कि पूरा गांव डुबा देता है। उसका कोई उपाय बताइए ना बाबा। ये तो तुम्हारे गांव वाले अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पहले हम दोनों भाई गंगापुर गांव के भले के लिए काम करते थे। जब भी तुम्हारे गांव वालों को जरूरत होती थी, हम अपने जादू से बारिश करवाते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने हमारे जादू का मजाक उड़ाया। लेकिन बाबा, कुछ लोगों की गलती का फल पूरे गांव को क्यों भुगतना पड़ रहा है? मैंने अपने भाई कालसुंड को बहुत समझाया कि कुछ लोगों के बुरे कर्मों का फल पूरे गांव को क्यों दे रहे हो, लेकिन अब वो मेरी बात नहीं मानता। वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। अगर आप कोई उपाय नहीं बताएंगे तो मेरे गांव गंगापुर का नामो निशान मिट जाएगा। रुको, मैं कोई उपाय बताता हूँ। हवाराम एक जादू करता है। उसके हाथ में 2 धनुष और 2 बाण प्रकट होते हैं। हवाराम वो धनुष और बाण आर्यन और कबीर को दे देता है। ये धनुष और बाण तुम दोनों संभाल कर रखो। जब भी वो मॉन्स्टर बादल तुम्हारे गांव के ऊपर मंडराए, उसके ऊपर ये बाण छोड़ देना। इससे उसका सारा पानी सूख जाएगा और तुम्हारे गांव को उस मॉन्स्टर बादल से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो मॉन्स्टर बादल बहुत तेज भागता है, मैं भी उसे नहीं पकड़ पाता। फिर उस पर बाण कैसे मारेंगे? मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिससे तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम मॉन्स्टर बादल जितना तेज उड़ पाओगे। हवा के झोंके, तारों की चमक, दोस्ती का जादू लाए पंखों का धमक। बादल ये मंत्र पढ़ता है और उसके पंख निकल आते हैं। आर्यन, कबीर, आ जाओ मेरे ऊपर। चलते हैं उस मॉन्स्टर बादल को सबक सिखाने। आर्यन और कबीर बादल पर सवार हो जाते हैं। बादल हवा में उड़ जाता है। आर्यन और कबीर के हाथों में धनुष और बाण है। मॉन्स्टर बादल इन्हें देखकर भागने लगता है। इस बार तुम नहीं बच पाओगे कालसुंड। मॉन्स्टर बादल इन लोगों पर बिजली फेंकता है, लेकिन बादल अपने पंखों की मदद से तेजी से उड़कर कबीर और आर्यन को बचा लेता है। कबीर और आर्यन देखते हैं कि मॉन्स्टर बादल नजदीक आ रहा है, तो दोनों बाढ़ चला देते हैं। बाढ़ से आग निकलती है जो मॉन्स्टर बादल के सारे पानी को सोख लेती है। काला मॉन्स्टर बादल सफेद हो जाता है और फिर धुआं बनकर उड़ जाता है। कबीर और आर्यन दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। थैंक यू दोस्त। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे बिना हम अपने गांव को मॉन्स्टर बादल से छुटकारा नहीं दिला पाते। चलो अब तुम्हारे गांव चलते हैं। आर्यन कबीर अपने दोस्त बादल के साथ गांव पहुंचते हैं। वहां धूप खिली है। काफी दिनों बाद गांव वालों को धूप देखने को मिली है। मॉन्स्टर बादल का साया अब गांव से हट चुका है। गांव के लोग खुश हैं। सब खुशी से नाच रहे हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था हेमराग। वहां के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक 18 वर्षीय लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक दरवाजा क्या होता है? उस नक्शे को देख आदित्य का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक द्वार की कहानी बताते थे जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब आदित्य ने तय कर लिया था कि वो इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदित्य ने नक्शे की बात अपने दोस्त तनय और पाखी को बता दी। क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर आदित्य बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है और मैं उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्यमय गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े।
जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिलालेख था, जो सत्य, साहस और करुणा से भरा हो वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमय गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो चलते हैं। आदित्य की बातों से तने और पाखी का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे, ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य, पाखी और तने तीनों ही काल रात्रि के गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक रहस्यमय लड़की मिली, निशा। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आदित्य की बातों से निशा हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तने को उस पर दया आ गई और सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? तने की बात पर आदित्य और पाखी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों पाखी को निशा पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। पाखी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तने को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तने कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और काल रात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ, जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की बात सुनकर सब दंग रह गए।
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। निशा वहां से भाग निकली थी। आदित्य, तने और पाखी को विश्वासघात से ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आदित्य की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदित्य, पाखी और तने पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा आदित्य के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था, और उस शस्त्र को पाते ही आदित्य ने उसे अपनी जी जान लगाकर काल रात्रि के गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि काल रात्रि की गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीन दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदित्य, तनय और पाखी वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर हिमराग गांव लौट आए। एक समय की बात है। गुलाबपुर नामक एक छोटा सा गांव एक रहस्यमयी आवाज की दहशत में जी रहा था। एक ऐसी आवाज जो गांव के लोग वर्षों से सुनते आ रहे थे, जो आती थी एक विशाल बंद गुफा के पीछे से। आ रा। इस डरावनी गूंज और अजीब घटनाओं के कारण गांव वालों ने इस गुफा को राक्षसी गुफा का नाम दे दिया था। लेकिन अंधविश्वास से भरे इस गांव में एक इंसान ऐसा भी था जो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था समीर। और पता है, इस गुफा को कोई यूं ही नहीं खोल सकता। इसे जादू से ही खोला जा सकता है। अगर हमने जबरदस्ती कोशिश की तो गुफा का दानव चिल्ला उठेगा, और बूम। अरे क्या हुआ? सब डर गए क्या? टिल्लू, ये सब क्या है? क्यों बच्चों को डरा रहे हो? इन गुफा की कहानियों पर ध्यान मत दो। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। गांव में फैलती अफवाहें और बच्चों पर उसका असर समीर को पसंद नहीं आ रहा था। उसने ठान लिया, अब मैं इस गुफा के रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। अगली सुबह समीर गुफा के पास पहुंचा। अरे बाप रे, ये गुफा तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना बड़ा है। लेकिन अब इसका दरवाजा खोलूंगा कैसे? समीर ने लकड़ी से उस भारी भरकम दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उस पर हावी नहीं हो पाई। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। अगले दिन वो तेज औजारों के साथ लौटा। एक बड़ी सी आरी से वो दरवाजे को नीचे से काटने लगा। तभी आ रा। ये क्या हो रहा है? होलो उदाई वास्ता, बम्बोलो खस्तारी, आ रा। हे भगवान, ये कौन सी भाषा है? ये कैसी आवाजें हैं? कहीं गांव की बातें सच तो नहीं है? समीर डर के मारे कांपने लगा। इतनी क्रोध से भरी आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर के कारण वहां से भाग गया। जो मैंने सुना वो सच था? वो भाषा, वो दैत्य? नहीं, भूत प्रेत दानव जैसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर ये क्या था? समीर के मन में डर तो था, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा और भी तेज हो गई थी। उसने ठान लिया, अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। वो किताब, हाँ, प्राचीन भाषाओं की खोज और उनके अर्थ मिल गई। मैंने क्या सुना था? होलो उड़ाई बम्बा, हाँ, होलो उदाई वास्ता, बम्बेलो खस्तारी। इसका मतलब है, हे चिड़िया रानी, दरवाजा बंद कर दो। क्या? तो इसका मतलब कोई दानव नहीं, कोई इंसान है जो इस भाषा में बोल रहा है, और शायद कोई विदेशी चिड़िया रानी उसकी मदद कर रही है। अब समीर पूरी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार था। अब देखो मेरा कमाल, आज सारी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।
होलो दाई वास्ता बम्बेलो निस्तारी, होलो दाई वास्ता बम्बेलो निस्तारी। तभी जमीन कांपने लगी, हवाएं तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? तभी चमकती हुई चिड़ियों का एक जोड़ा गुफा के दोनों ओर आया। वो गोल गोल घूमने लगा, जिससे एक ऊर्जा स्रोत निकला और गुफा का दरवाजा खुल गया। ये सच में खुल गया। और ये चिड़िया कहाँ गायब हो गई? समीर ने टॉर्च जलाई और भीतर गया। काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। वो जैसे ही लौटने को मुड़ा, तभी ये क्या है? उसके सामने खड़ा था एक 7 फुट लंबा, काले बालों वाला, बिल्कुल अजीब सा डरावना आदमी, जैसे वो किसी अलग दुनिया से आया हो। वो आदमी समीर की गर्दन पकड़कर उठा लेता है। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। वल्ला खमैया और मस्तोगी। भाई मुझे तो बस इतना ही आता है। चिड़िया रानी दरवाजा बंद कर बस। खमैया और मस्तोगी। शु 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 शु। आखिरकार बहुत सारी मिन्नतों के बाद समीर का भोला भाला चेहरा देखकर उस अजीब आदमी ने उसे छोड़ दिया और समीर की जान बच गई। चलो शुक्र है तुम्हें मुझ पर थोड़ी दया तो आई। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? उस अजीब आदि मानव की आंखों में आंसू देखकर समीर चकित रह गया। उसे अब समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था। अब इस पूरे रहस्य को समझने के लिए अगले दिन समीर ने अपनी भाषा शास्त्री दोस्त मीरा को गुफा में बुलाया, और जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। मीरा, ये है वो रहस्यमय इंसान। महापुरुष, कृपया आप अपनी मुंह की पेटी बजाना शुरू करें। मीरा कुछ पल के लिए हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसने एक माइक्रोफोन उसके सामने रखा जो एक अनुवाद मशीन से जुड़ा हुआ था। अब उन तीनों के बीच बातचीत शुरू हुई। समीर की बात सुनकर आदि मानव अपनी अजीब भाषा में बोलने लगा। मीरा उसे सुनती और अनुवाद मशीन से निकले शब्दों के आधार पर जवाब देती रही। कुछ ही पलों में मीरा के होश उड़ गए। अविश्वसनीय। क्या हुआ मीरा, सब ठीक है ना? समीर, ये इंसान इस दुनिया का है, लेकिन इस युग का नहीं। ये प्राचीन युग से है और ये गुफा में अपने खोए हुए लोगों की राह देख रहा है। क्या सच? इसने अभी जो कहा उसके अनुसार जब प्राचीन युग अपने अंतिम चरण में था, तब आकाश से कई अग्निपिंड पृथ्वी पर गिरने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसकी अफरा तफरी में ये इंसान इस गुफा में अकेले फंस गया और इसका परिवार कहीं खो गया। तब से लेकर आज तक इसने अपनी जादुई शक्ति से खुद को इसी गुफा में बंद कर लिया। लेकिन मीरा, तुमने इसे इसके परिवार के बारे में? हाँ, मैंने इसे समझा दिया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये नए युग और नए लोगों के साथ है। वैसे अच्छा हुआ तुमने इसे सबसे छुपा कर रखा, वरना आजकल के लोगों पर भरोसा नहीं। इसे मदद की जगह शायद किसी म्यूजियम में बंद कर देते। मीरा की बात सुनकर समीर थोड़ा घबरा गया और चुपचाप घर लौट आया। लेकिन अब दिन रात उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी, एक इंसान होते हुए क्या उसे खुलकर जीने का अधिकार नहीं? और तभी समीर ने एक निर्णय लिया। तय हो गया, अब मैं इस आदि मानव को पढ़ाऊंगा और इसे आम इंसानों की तरह जीना सिखाऊंगा। वाकई समीर ने एक बेहद नेक और साहसी फैसला लिया था। दोनों के बीच दोस्ती तो बन ही चुकी थी, तो फिर क्या था? समीर ने मीरा से अनुवाद मशीन मंगवा ली और हर रात वो उस आदि मानव को पढ़ाने लगा। तो मेरे दोस्त, अब मैंने तुम्हें एक नया नाम दिया है, आदि पुरुष, जो तुम्हें खूब जचेगा। तो बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? हममोरी नायवाका। अरे नहीं भाई, नायवाका नहीं, आदि पुरुष बोलो, आदि पुरुष। हममोरी नायवाका। अब पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। ये आसान नहीं था, इसलिए मीरा ने भी समीर की मदद की। 5 साल बाद वो आदि मानव, जिसे अब सब आदि पुरुष के नाम से जानते थे, नई भाषा बोलने और समझने लगा। तो आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इस जादुई गुफा की जादुई पाठशाला अब समाप्त हो गई
अब मेरा विद्यार्थी बाहरी दुनिया के लिए तैयार है। बोलो, तैयार हो या नहीं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरा नाम है आदि पुरुष। वाह, समीर ने वाकई असंभव को संभव कर दिखाया। सालों से गुफा में बंद एक आदि मानव को जीना सिखा दिया। यही होती है सच्ची नीयत और शिक्षा की ताकत। अब समीर और आदि पुरुष गांव में एक साथ रहने लगे। समीर स्कूल जाता और आदि पुरुष खेतों में फल, अनाज और सब्जियों की खेती करता। सीख, हर इंसान को जीने का अधिकार है और सच्चे प्रयासों से हम कोई भी अंधकार दूर कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं। यहाँ जो दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छुपा होता है। और ऐसी ही एक रहस्यमयी खोज पर निकली है हमारी कहानी की मुख्य किरदार नेहा, जो निकल पड़ी है चमत्कारगढ़ की खोज में। भैया, चमत्कारगढ़ की एक टिकट देना। चमत्कारगढ़? अरे बिटिया, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। अरे कैसे नहीं है? जो नगरपाड़ा से आगे है ना, वही जगह। अरे नगरपाड़ा के आगे तो सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं। कंडक्टर की बात सुनकर नेहा थोड़ी घबरा गई, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं थी। दरअसल चमत्कारगढ़ शहर से बहुत दूर एक घने जंगल में छिपा हुआ गांव था, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि भारत के नक्शे पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। कहा जाता है कि उस गांव को एक श्राप मिला था कि उसका नाम और अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन भूगोल शास्त्र की पढ़ाई कर रही नेहा को अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय इस गांव के बारे में पता चला और उसने ठान लिया था कि वो इस गांव को खोज निकालेगी और इस श्राप के रहस्य को सुलझा कर रहेगी। घंटों के सफर के बाद नेहा नगरपाड़ा पहुंच ही गई। चलो ये भी सही है, मैं यहाँ तक तो पहुंच ही गई। अब जैसे तैसे मुझे चमत्कारगढ़ को ढूंढना होगा। नेहा बिना कुछ सोचे समझे रात के अंधेरे में ही जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, अंधेरा और घना होता गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे अचानक कुछ हलचल सुनाई देने लगी। कौन है? देखो, मैं फिर पूछ रही हूँ, कौन है? मेरे सामने आओ। लेकिन नेहा को कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक पेड़ों से बहुत सारे फल अपने आप गिरने लगे और नेहा की ओर बरसने लगे। नेहा डर के मारे चिल्ला उठी, बचाओ, बचाओ! ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई तो है, ये भूत है, भूत! डर के मारे नेहा की हालत बिगड़ने लगी। वो जैसे तैसे उन गिरते फलों से बचने लगी। इसी बीच एक बोलता हुआ कौवा उसकी ओर उड़ता हुआ आया और जैसे ही वो कौवा आया, फलों की बरसात रुक गई। बड़ी जिद्दी हो तुम। तुम बोल सकते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इस जंगल से बाहर फेंक सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का रक्षक हूँ। लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कौवे की बात सुनकर नेहा और भी डर गई, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और उसे सब कुछ बता दिया। देखो, मैं जानती हूँ कि यहाँ एक चमत्कारगढ़ नाम का गांव है जो सालों से किसी श्राप में फंसा हुआ है। मैं बस उसी गांव को खोजना चाहती हूँ और उसे भारत के नक्शे पर उसका असली स्थान लौटाना चाहती हूँ। नेहा की बात सुनकर उस बोलते हुए कौवे ने उस पर विश्वास कर लिया। उसे नेहा का उद्देश्य सच्चा लगा। वो चुपचाप उड़कर नेहा के कंधे पर बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम भौकल्ल नमः, ओम भौकल्ल नमः। तभी तेज हवा चलने लगी और नेहा ने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक वृत्ताकार चिन्ह अपने आप बनता जा रहा है और देखते ही देखते जमीन पर एक दरवाजा खुल गया। नेहा कौवे के साथ नीचे खींची जाने लगी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में नेहा गिरती हुई एक सुनहरी सी धरती पर आ गिरी। उसने देखा कि वो अब चमत्कारगढ़ पहुंच चुकी है। चारों ओर हरियाली थी, लंबी नदियां बह रही थीं, पशु पक्षी घूमते और गाते थे, मानो कोई जादुई गांव हो। अरे ये क्या, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए! ये हुर्रे! इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। भूलना मत कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हाँ, नहीं भूलूंगी। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। नेहा ने कौवे के साथ मिलकर अपनी खोज शुरू की। तभी उसे एक जवान आदमी दिखा। अरे
वो देखो, कोई है। सुनिए, सुनिए, सुनिए। नेहा दौड़ती हुई उस आदमी के पास पहुंची और वो चौंक गई। वो आदमी एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आधे हाथ और पैर नहीं थे। वो अपंग नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हवा में बिखर रहा हो। काका, क्या आपको कोई बीमारी है? नेहा ने बेहद भावुक होकर ये सवाल किया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने जवाब दिया, नेहा और भी चौंक गई। अरे, ये कौन सी भाषा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। काका, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब क्या है? तभी पीछे से एक बूढ़ी सी आवाज सुनाई दी। मैं बताता हूँ। नेहा ने पलटकर देखा। उसके सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा किसी बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आवाज किसी थके हुए बुजुर्ग जैसी। अरे बेटा, ये तुम कैसे हो? और ये काका कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? वो बच्चों की भाषा में बात कर रहे हैं। क्या? बच्चों की भाषा? हाँ, बच्चों की भाषा। दरअसल बहुत सालों पहले इस चमत्कार गढ़ में एक राजा हुआ करता था। उसे लड़कियां पसंद नहीं थीं। वो उन्हें बोझ समझता था। उसे लगता था कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना, चूल्हा चौका और वंश बढ़ाना है। इसलिए एक दिन उसने एक बड़ा यज्ञ किया ताकि इस गांव में एक भी लड़की पैदा ना हो। क्या? फिर आगे क्या हुआ? तुम सबकी ये हालत कैसे हो गई? दरअसल राजा ने जो यज्ञ किया उसमें एक मंत्र गलती से गलत पढ़ लिया उसने, जिसके कारण प्रकृति ने इस पूरे गांव को श्राप दे दिया। ये सब क्या हो रहा है? तू कौन होता है प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाला? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे लड़कियां पसंद नहीं है तो अब देख इस गांव का क्या हश्र होता है। मैं श्राप देती हूँ, इस गांव की घड़ी अब उल्टी दिशा में चलेगी। यहाँ बूढ़े बच्चे पैदा होंगे और जवान धीरे धीरे हवा में बिखर जाएंगे। यहाँ ना कोई शादी होगी, ना कोई घर बसेगा, ना कोई वंश आगे बढ़ेगा। तू तड़पेगा, तड़पेगा। तो कुछ इस तरह राजा की सजा पूरे गांव को मिली। यज्ञ के बाद गांव के लोग एक एक करके बीमार होने लगे। फिर शुरू हुआ ये अजीब दौर जहां बूढ़े बच्चे पैदा होने लगे। वो किसी माँ के गर्भ से नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों से आते थे। उनके हाथ कांपते, आवाज तुतलाती, घुटनों में दर्द होता। गांव के स्कूल की नर्सरी में बूढ़े बच्चे बैठते थे। टिफिन में च्यवनप्राश और घुटनों की पट्टी लाते थे। ये तो कुछ बेहद अजीब है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती, वो 30 की उम्र तक आते आते हट्टे कट्टे और स्मार्ट बनते। लेकिन 50 के बाद फिर से उनका शरीर उल्टी दिशा में बढ़ने लगता। फिर से घुटनों में दर्द, आवाज तुतलाती और धीरे धीरे वो रेंगने लगते। अंत में जब वो पूरी तरह बच्चे बन जाते तो हवा में उड़कर राख बनकर विलीन हो जाते। ये तो बहुत ही डरावना है पिंटू। ना जाने तुम सबने कितने सालों से कितना दर्द सहा है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? यहाँ तो लड़कियों का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, मैं असली दुनिया से आई हूँ, तुम सबको श्राप से मुक्त करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा। मतलब? मैं बताता हूँ। अगर हमें श्राप से मुक्ति पानी है तो वही यज्ञ फिर से करना होगा, लेकिन इस बार उसमें एक लड़की को बैठना होगा, उसी देवी के रूप में जिसे इस गांव ने ठुकराया था। प्रकृति माता ने कहा था उसी के हाथों मुक्ति मिलेगी। तो ठीक है, चलो यज्ञ करते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे, इस उल्टी घड़ी को तोड़ने के लिए हमें मंत्र भी उल्टे पढ़ने होंगे। क्या? उल्टे मंत्र? उल्टे मंत्रों की बात सुनकर नेहा थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और यज्ञ की शुरुआत की। ओम नमः शिवाय की जगह म्यो याविश हमन, म्यो याविश हमन, म्यो याविश हमन,
जैसे ही नेहा ने उल्टे मंत्र पढ़ने शुरू किए, आसमान बदलने लगा, हवा तेज हो गई, सब कुछ सन्नाटे में जमने लगा। तभी सूरज की पहली किरण जमीन पर गिरी और सारा गांव धीरे धीरे चमकने लगा। प्रकृति माता का श्राप समाप्त हो गया। गांव के सभी बूढ़े बच्चे असली रूप में आ गए। गांव में हंसी खुशी की बहार छा गई। लोगों ने फिर से जीवन जीना शुरू कर दिया और इस तरह नेहा की बुद्धिमत्ता, साहस और नारी शक्ति ने एक भूले बिसरे गांव को श्राप से मुक्ति दिलाई और उसे फिर से भारत के नक्शे पर स्थापित कर दिया। चमत्कारगढ़ अब एक हकीकत बन चुका था।